हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैंकिंग सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में आप सभी कंप्लीट स्टडी प्लान देने वाला आईपीएस पीओ मेंस का। लास्ट ईयर मैंने क्या किया था, क्या स्टडी फॉलो की थी कि मेरा एग्जाम क्रैक हुआ था, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ऐसे अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है। देखिए, आज की इस वीडियो में आपको क्या क्या बताना है। सबसे पहले मैं आपको एग्जाम डेट बता दूं, मेंस का जो एग्जाम है कब होगा, ठीक है। तो ये जो आपका शेड्यूल्ड है अकॉर्डिंग टू आईपीएस कैलेंडर, ये 12 अक्टूबर है, ठीक है। ये टेंटेटिव है, बाद में कुछ चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हम 12 अक्टूबर को मान के चलेंगे। 99% चांसेस है कि चेंज नहीं होगा, ठीक है। इसी डेट को एग्जाम होगा। अब इस वीडियो में आपको क्या क्या बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको एग्जाम पैटर्न बताने वाला हूँ, देन आपको सब्जेक्ट वाइज स्टडी प्लान बताने वाला हूँ, सब्जेक्ट या सेक्शन वाइज स्टडी प्लान बताने वाला हूँ, ठीक है। आपको सोर्सेज बताने वाला, कहाँ से आप फॉलो करिए, ठीक है। देन जो आपका सबसे बड़ा डाउट रहता है, जीए, करंट अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस, आरबीआई सर्कुलर, कहाँ से करना है, कैसे करना है, सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है, आप कमेंट करके पूछिएगा, मैं वहीं पे आपको रिप्लाई कर दूंगा। और एक बार कमेंट करिए वीडियो को पॉज करके कि आपको क्या लगता है, आप कितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्री में, ठीक है। मार्क्स कितने आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्री में। अब चलिए सबसे पहले एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। तो एग्जाम पैटर्न में आपके टोटल मेंस में 5 सेक्शन रहते हैं, जिसमें से 4 आपका ऑब्जेक्टिव रहता है, एक आपका डिस्क्रिप्टिव रहता है। जो मैं बता रहा हूँ सीक्वेंस में नहीं रहेगा, पहले कुछ भी आ सकता हो सकता है, लेकिन डिस्क्रिप्टिव का नहीं बता रहा हूँ। बाकी इन चारों में जो आपका रहने वाला, कोई भी पहले आ सकता हो सकता है पहले डीआई आ जाए, हो सकता है पहले रीजनिंग आ जाए, पहले आपका जनरल इकोनॉमिक बैंकिंग अवेयरनेस वाला पार्ट आ जाए, या फिर आपका इंग्लिश पहले खुल जाए। कोई भी पहले खुल सकता है, कोई बाद में खुल सकता है, लेकिन इन चारों के एंड होने के बाद ही आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, पांचवा सेक्शन जो आपका सबसे लास्ट में होगा। रीजनिंग की बात करें तो 40 क्वेश्चन आपके 60 मार्क्स के रहते हैं, 50 मिनट आपको इसमें दिए जाएंगे। जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, डिजिटल फाइनेंशियल अवेयरनेस इंक्लूडिंग आरबीआई सर्कुलर, ये आपका 35 क्वेश्चन 50 मार्क्स का रहने वाला, इसमें आपको 25 मिनट दिए जाएंगे। पहले बस इतना आता था बैंकिंग अवेयरनेस तक, फिर इतना इस बार से ऐड हुआ इसमें, ठीक है। इंग्लिश की बात करें तो 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स, 40 मिनट आपको इसमें दिए जाएंगे। डीआई, डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन, 35 क्वेश्चन 50 मार्क्स, 45 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। इंग्लिश छोड़कर बाकी सारे क्वेश्चंस बाइलिंगुअल रहेंगे, ठीक है। सारा मीडियम ऑफ एग्जाम का बाइलिंगुअल रहने वाला है। फिर बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव की। उससे पहले टोटल आपका 145 क्वेश्चन रहने वाला है, 200 मार्क्स का 160 मिनट दिए जाएंगे। जैसे ही आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट खत्म हुआ, आपको 1 मिनट भी टाइम नहीं जाएगा, टाइम नहीं दिया जाएगा, फटाक से आपका डिस्क्रिप्टिव पार्ट खुल जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव में आपका एसे और कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाएगा इस बार। 2 क्वेश्चन रहेंगे, 25 मार्क्स का, 30 मिनट्स आपको इसमें दिए जाएंगे। टोटल आपका 190 मिनट्स का टेस्ट होने वाला है, ठीक है। जो आपका एसे और कॉम्प्रिहेंशन रहने वाला है, वो आपका किस पे रहने वाला है, तो मेनली आपका रहने वाला है इकोनॉमिक, सोशल इश्यूज, इमर्जिंग ट्रेंड्स इन बैंकिंग एंड टेक्नोलॉजी, करंट इवेंट्स, एथिक्स एटसेट्रा, ठीक है। सारा सोर्सेज मैं आपको बताऊंगा कहां से आपको क्या फॉलो करना है। सबसे पहले हम इंग्लिश की ओर ही बढ़ते हैं। इंग्लिश देखिए, आपका 35 क्वेश्चंस 40 मार्क्स का रहने वाला है, ये आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट वाला। फिर डिस्क्रिप्टिव पार्ट वाला आपका 2 क्वेश्चन 25 मार्क्स का रहने वाला है। पहले मैं ऑब्जेक्टिव पार्ट के बारे में बताता हूँ कि आप कैसे प्रिपेयर करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है यहाँ पे, वो है आपका रीडिंग एंड सेक्शनल मॉक, ठीक है। ये 2 मेन चीज है, बस ये 2 चीज करिएगा ना, आपका आराम से मेंस में 40 में 25 प्लस तो आपका आराम से आ जाएगा। और अगर आपका इंग्लिश पहले से ही अच्छा है तो आप 30 प्लस भी आराम से स्कोर कर सकते हैं। इंग्लिश उतना टफ नहीं होता है, ठीक है। अगर आपका कमांड है इंग्लिश में तो आप आराम से स्कोर कर सकते हैं इंग्लिश सेशन में। अब देखिए, सबसे पहले तो आपको हर रोज एडिटोरियल पढ़ना होगा, ठीक है। मिनिमम 2 एडिटोरियल, जो भी इसमें आपको वोकैब्स मिलेंगे कॉपी पे लिख के रिवाइज करते चलिएगा। फिर आपको सेक्शनल मॉक लगाना है, आईपीएस पीओ मेंस का सेक्शनल मॉक लगाना है। इसमें आपको जो भी क्वेश्चन मिलेंगे, सबसे पहले तो गेस वर्क आपको नहीं करना है, ठीक है। गेस वर्क के लिए अ बिग नो, गेस वर्क आपको नहीं करना है। जो क्वेश्चन आते हैं वही करना है। अगर आपको 5 क्वेश्चन ही आ रहे हैं तो ईमानदारी से 5 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करिए। अगर आपको 3 ही आ रहे हैं, 3 ही अटेम्प्ट करिए। जिसमें आप 100% कॉन्फिडेंट है उन्हीं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा।
एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ, मॉक टेस्ट की बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है। मॉक टेस्ट में आपको यही करना है। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि देखिए अधिकतर स्टूडेंट क्या करते हैं, गेस वर्क की, इसमें मान लेते हैं कि उन्होंने 35 में मान लेते हैं कि 25 क्वेश्चन उन्होंने अटेम्प्ट किया, ठीक है, या 30 भी, गेस वर्क करना है तो 30 भी कर लिया उन्होंने, ठीक है। अब 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद वो सोचे, एक्सपेक्ट कर रहे थे मार्क्स अपना कि 30 अटेम्प्ट किए, कुछ सही कुछ गलत मिला के 12-15 मार्क्स तो आ ही जाएगा, और इतना ही आता है, ठीक है। 12-15 मार्क्स आपका आया, बाकी आपका नेगेटिव लग गया। अब जब आप एनालिसिस करेंगे तो जो आपने सही करा है उन क्वेश्चन को आप दोबारा देखते भी नहीं है। ऐसा होता है कि नहीं, ये जरूर से बताइएगा कि जो आपने क्वेश्चन सही करा है उनकी तरफ पलट के दोबारा देखते भी हैं? नहीं देखते होंगे, और यही आपका सबसे बड़ा मिस्टेक है। जो क्वेश्चन आपने सही करा था वो गेस वर्क के चलते आपका सही हुआ था, और इस गेस वर्क के चक्कर में आपने उन क्वेश्चन को देखा ही नहीं जो आपका वीक पॉइंट था। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ जिसमें आप 100% कॉन्फिडेंट है ना, उन्हीं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, बाकी जो आपको नहीं लगता उसको अटेम्प्ट मत करिए। बाद में एनालिसिस के टाइम उन्हें देखिएगा, ठीक है। एनालिसिस के टाइम अच्छे से एनालिसिस करिए। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने हैं उन क्वेश्चंस को आपको कॉपी पे लिख के रिवाइज करना है, अच्छे से हर रोज रिवीजन करना है आपको, ठीक है। इस स्ट्रेटेजी को बस फॉलो करिए, आपका इंग्लिश बहुत ही ज्यादा तगड़ा हो जाएगा। अभी आप ग्रामर पढ़ने के पीछे मत भागिएगा, बस रीडिंग करिए, सेक्शनल मॉक लगाइए, रीडिंग करिए, सेक्शनल मॉक लगाइए। साथ ही आप चाहते हैं तो कुछ टॉपिक्स की प्रिपरेशन अलग से भी कर सकते हैं, जैसे कि आरसी कम से कम 2 सेट आपको हर रोज लगाना, सारा मेंस लेवल ही रहेगा क्योंकि आप मेंस का स्ट्रेटेजी वीडियो देख रहे हैं। पैरा जंबल्स कम से कम 2 सेट हर रोज आपको करना ही करना है, मॉक टेस्ट के अलावा, सेक्शनल मॉक के अलावा, ठीक है। ये 2 चीजें आपको करनी ही करनी है। इसके बाद बारी आती है डिस्क्रिप्टिव की। डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस आप कैसे करेंगे? तो डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस के लिए देखिए गाइडली की तरफ से आप सभी के लिए बहुत ही बढ़िया अभी ऑफर आया हुआ है। इसमें एआई और ह्यूमन दोनों तरीके से आप अपना इवैल्यूएशन करा सकते हैं कॉपी का, या अपना डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट का। इसमें आपको एस्से राइटिंग और कॉम्प्रिहेंशन दोनों मिल रहा है। हाइलाइट्स क्या है देखिए, 10 एस्से राइटिंग, 10 कॉम्प्रिहेंशन राइटिंग आपको मिलेगा। सैंपल पीडीएफ भी आपको सभी सेट का अवेलेबल मिलेगा, 6 मंथ की इसकी वैलिडिटी है सिर्फ और सिर्फ, लेकिन वेबसाइट में अवेलेबल है। अगर आपके पास पीसी नहीं है तो मोबाइल से ही आप क्रोम में खोल लीजिएगा, उसी पे अवेलेबल है। अब डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए आपको कुछ डाउट आएगा वो भी मैं इसमें क्लियर करूंगा, और इसमें आपका प्लैटिनम पैकेज इंक्लूड नहीं है, और प्लैटिनम पैकेज के साथ ये इंक्लूड नहीं है। अगर आपने प्लैटिनम पैकेज ले रखा है तो आपको फिर भी ये अलग से लेना होगा। वैसे तो प्राइस का 199 है, लेकिन अगर आप 20 वाला कूपन कोड लगाएंगे तो आपको एक्स्ट्रा और डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर आप ये एआई आपका इवैल्यूएट करेगा, अगर आप चाहते हैं कोई ह्यूमन इवैल्यूएट करे तो उसके लिए आपको अलग से पे करना होगा, वहीं पे आपको दिख जाएगा चेकबॉक्स, उस पर पढ़ लीजिएगा, क्या थोड़ा चार्जेस और लगेगा, ठीक है। अब बारी आती है मोबाइल और पीसी की। डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस के लिए क्या आपके पास पीसी होना जरूरी है? तो नहीं, पीसी होना कोई जरूरी नहीं है आपके पास। अगर आपके पास मोबाइल है, बस आप एक कीबोर्ड ले आइए, कोई भी सस्ता सा कीबोर्ड लाइएगा, ठीक है। कोई महंगा बढ़िया कीबोर्ड नहीं चाहिए। 150 से 200 रुपए वाला कीबोर्ड आपको लाना है, एकदम घटिया क्वालिटी का, क्योंकि एग्जाम में जो आपको कीबोर्ड मिलता है उसमें कीज ठीक से दबते नहीं है। तो एकदम घटिया क्वालिटी का कीबोर्ड आपको लेकर आना है। दुकान में जाइएगा, बोलिएगा एकदम घटिया क्वालिटी का यूएसबी कीबोर्ड दे दीजिए मुझे, ठीक है। और एक ओटीजी भी ले लीजिएगा वहीं से, अपने मोबाइल में ओटीजी कनेक्ट करके यूएसबी से वो अपना कीबोर्ड कनेक्ट करिएगा और डिस्क्रिप्टिव राइटिंग प्रैक्टिस शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। वेबसाइट वर्जन पे खुलेगा आपका ये, इसको प्रैक्टिस करिएगा, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला। और एक फ्री पीडीएफ भी आपको वेबसाइट पे वहीं पे मिल जाएगा, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसमें आपको फ्री पीडीएफ टॉपिक्स के मिल जाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपको, वहां से जाके एक्सेस करिएगा लिंक को, और 20 वाला कूपन कोड लगा के परचेस कर लीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए रहने वाला है ये चीज़, ठीक है। अब इंग्लिश का तो डिस्क्रिप्टिव का मैंने आपका क्लियर कर दिया, बारी आती है डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन की। बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट डरते हैं इस टॉपिक से, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। 35 क्वेश्चन, 50 मार्क्स, जिसमें आपके वन लाइनर्स रहते हैं कुछ, ठीक है, और आपकी फिर डीआईज रहती है। देखिए अरिथमेटिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मेंस के लिए। क्यों इंपॉर्टेंट होता है? इसमें क्या क्या पार्ट्स रहते हैं देखिए, आपका डीएस, Q1 Q2 क्वांटिटी बेस्ड और केसलेट, ये तीनों जो आपके टॉपिक रहते हैं ये अरिथमेटिक पे बेस्ड रहते हैं, ठीक है। अरिथमेटिक का केसलेट, और कुछ डीआई भी रहते हैं जो अरिथमेटिक डीआई रहते हैं आपके।
तो इतना चीज आपका अरिथमेटिक से हो रहा है, मतलब अगर आपका अरिथमेटिक क्लियर है तो आप 20 प्लस तो आराम से ले आएंगे, 20 से 25 मार्क्स आपका आराम से आ रहा है अगर आपका अरिथमेटिक क्लियर है तो। अगर आपका अरिथमेटिक क्लियर नहीं है, मान लीजिए कि आप Q1 Q2 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, आपको 3 स्टेटमेंट दिया गया है Q1 Q2 Q3। इसमें आपका मान लीजिए प्रॉफिट लॉस यूज हुआ है, कॉन्सेप्ट प्रॉफिट लॉस का एक क्वेश्चन है, यहाँ पे मान लीजिए आपका टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन और यहाँ पे SICI का एक क्वेश्चन है, ठीक है। अब सपोज कि आपका SICI का कॉन्सेप्ट नहीं है आपके पास, तो अगर आपका प्रॉफिट लॉस और टाइम एंड वर्क और SICI नहीं है तो भी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि Q3 में क्या वैल्यू आने वाला है। इसीलिए आपका अरिथमेटिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होना जरूरी है, अरिथमेटिक आपके पास इसका नॉलेज होना, ठीक है। वन लाइनर्स में क्या क्या आते हैं, तो वन लाइनर्स में आपका कुछ सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आ जाएगा, इक्का दुक्का। मेन जो आता है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है और आपका नंबर सीरीज आता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ा हाई लेवल रहता है, इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। नंबर सीरीज आपका मेंस लेवल अलग टाइप का रहता है, इसमें आपको एक सीरीज दे दिया जाएगा ए और एक सीरीज दिया जाएगा बी। अगर रॉन्ग नंबर सीरीज है तो बोला जाएगा सीरीज ए में जो रॉन्ग टर्म है उसको फाइंड करिए और उससे आप नया सीरीज बनाइए जो कि इसी ए वाले पैटर्न का लॉजिक को फॉलो कर रहा है। या फिर अगर आपका मिसिंग सीरीज है तो बोल दिया जाएगा ए वाला जो आपका सीरीज है उसका आप लॉजिक क्रैक करिए, और बी में आपको एक सीरीज दिया जाएगा जिसमें एक्स वाई जेड कुछ से टर्म दे दिए जाएंगे और बोला जाएगा सेम वही लॉजिक फॉलो करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालिए, और फिर एक्स वाई जेड से आपको कुछ ऑपरेशन कराएगा कि 2x + 3y + z = क्या होगा, आपसे ये पूछ लेगा, ठीक है। तो इस तरह का रहता है। फिर बारी आती है डीआई की, तो डीआई में आपका दो तरह का डीआई रहता है, एक आपका लॉजिकल डीआई रहता है, एक आपका अरिथमेटिक डीआई रहता है, ठीक है। अरिथमेटिक अगर क्लियर है तो अरिथमेटिक डीआई कर सकते हैं, इजी रहता है। अगर आपका प्रोबेबिलिटी डीआई आ जाए बहुत ही ज्यादा इजी रहेगा, समझ लिया। अगर कोई टफ टॉपिक से डीआई आ रहा है तो डीआई बहुत ही इजी रहने वाला है, अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लॉजिकल डीआई अलग अलग तरह के रहते हैं, यहाँ पे आपका बार ग्राफ रह सकता है, इसमें आपका केसलेट हो सकता है रहे, ना भी हो। फिर आपका यहाँ पे वेब बेस्ड डीआई रह सकता है, या आपका कैंडल स्टिक रह सकता है, ठीक है। अलग अलग तरह के न्यू पैटर्न रडार डीआई आपका हो सकता है। तो अलग अलग तरह के डीआई की भी आपको प्रैक्टिस करनी होगी। तो डीआई के लिए आप क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो आपको सेक्शनल मॉक लगाना ही लगाना है। दूसरा चीज, डीआई की प्रैक्टिस आपको करनी है कम से कम 3 से 4 डीआई, जिसमें से 2 लॉजिकल, 4 डीआई करिए, 2 लॉजिकल और 2 आपका अरिथमेटिक डीआई होना चाहिए। अरिथमेटिक के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं केसलेट फॉर्म वाले, और वन लाइनर्स के क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। वन लाइनर्स भी बहुत ज्यादा जरूरी है। एग्जाम में आपका जो अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी रहेगा क्या रहेगा, सबसे पहले आप वन लाइनर्स को फोड़ेंगे, ठीक है। देन आप बढ़ेंगे अरिथमेटिक की ओर, जो क्वेश्चन आपको अरिथमेटिक के आ रहे हैं Q1 Q2 या आपका डेटा सफिशिएंसी, उनकी ओर बढ़ेंगे। फिर आप बढ़ेंगे डीआई की ओर। अगर 3 से 4 सेट डीआई आपको दे रहा है, कम से कम 2 सेट डीआई या 1 सेट डीआई को करना ही होगा एग्जाम में, ठीक है। ये रहा पूरा डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन का पूरा स्ट्रेटेजी। तो सेक्शनल मॉक लगाना है, साथ साथ आपको इन चीजों की प्रैक्टिस करनी जो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट बारी आती है रीजनिंग की। रीजनिंग में आपके 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स के होंगे। इसमें आपका क्या क्या चीजें रहने वाला है, वही कुछ मिसलिनियस क्वेश्चन, जैसे कि कोडेड इनइक्वलिटीज, कोडेड ब्लड रिलेशन, कोडेड सिलॉग्स, कोडेड डायरेक्शन, या फिर न्यू पैटर्न, कोडिंग डिकोडिंग, या फिर इनपुट आउटपुट, ठीक है, या फिर आपका यहां पे क्रिटिकल रीजनिंग, ठीक है। ये चीजें रहने वाली है। साथ ही साथ यहां पे रिवर्स सिलॉक्स भी आ सकता है, रिवर्स सिलॉक्स, ठीक है। ये रहेगा, साथ साथ फिर आपके पजल और सिटिंग अरेंजमेंट रहने वाले हैं, ठीक है। ये पूरा रहने वाला है। अब यहां से आप जितना हो सके स्कोर खींच सकते हैं, ठीक है। कोडेड इनइक्वालिटी ये वाला जो पार्ट है, पूरा ये वाला जो पार्ट है, ये बहुत ही ज्यादा इजी रहता है। ये कभी कभी आपको पजल के फॉर्म में भी दे सकता है, जिसमें कि आपका ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन आपका पजल के फॉर्म में भी पूछ सकता है, कोडेड वाला भी, ठीक है। न्यू पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग प्रैक्टिस आपको कम से कम हर रोज 3 से 4 न्यू पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग, 3 से 4 सेट ऑफ इनपुट आउटपुट आपको प्रैक्टिस करना है। 2-2 सेट अगर इनका भी करेंगे तो चल जाएगा।
साथ साथ क्रिटिकल रीजनिंग के मिनिमम 10 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने ही करने हैं। यहां से आप जितना अधिक स्कोर हो सके खींच सकते हैं। बात करें पजल और सिटिंग अरेंजमेंट की, तो 2 पजल आपका डुएबल आता है, ठीक है, डुएबल रहेगा। बाकी 2-3 पजल अगर आपका है तो वो थोड़ा डुएबल नहीं रहता है, थोड़ा हाई लेवल रहता है। अब आपको प्रैक्टिस कम से कम 3 से 4 सेट ऑफ पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट की प्रैक्टिस आपको करनी है, ठीक है। शुरू में हो सकता है आपको पजल सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व करने में 45 मिनट्स तक लग जाए, 50 मिनट्स लग जाए, 1 आवर भी लग सकता है, लेकिन आपको यही जज करना है कि आपका कौन सा पजल या सिटिंग अरेंजमेंट का पार्ट स्ट्रांग है। एग्जाम में आपको वही उठाना है। और मेंस का है तो कम से कम 10 मिनट, 7 से 10 मिनट तो आपको लगेगा ही लगेगा पजल सॉल्व करने में, सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व करने में। एक तो ऐसा रहेगा कि आप 5-7 मिनट में सॉल्व कर ले, एक आपका टाइम टेकिंग रहेगा इसमें भी, ठीक है। तो आपको ये प्रैक्टिस से होगा कि जितना आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उतना आप जज कर पाएंगे एग्जाम में। बाकी न्यू पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग और इनपुट आउटपुट की जमकर प्रैक्टिस करनी है आपको। इसका कंटेंट आपको हमारे चैनल पे ही मिल जाएगा। बाकी सारा सोर्स आप यूट्यूब से कर सकते हैं, यूट्यूब पे सर्च करिएगा, बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। मेन आप गाइडली का बंडल पीडीएफ से कर सकते हैं, ठीक है, उसमें बहुत सारे कंटेंट आपको मिलेंगे बंडल पीडीएफ से। 20 सोल कूपन कोड लगाइएगा, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, और उसमें आपका क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस सब का प्रिपरेशन वहां पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। सेक्शनल मॉक आपको हर रोज लगाना है, ठीक है, सेक्शनल मॉक आपको लगाना ही लगाना है, साथ साथ इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको हर रोज करनी है, ठीक है। इतना के बाद देखिए क्रिटिकल रीजनिंग बहुत लोग इग्नोर करके चलते हैं, लेकिन आप इग्नोर मत करिएगा। यहाँ से आप आराम से 6 से 7 नंबर खींच सकते हैं अगर आपने क्रिटिकल रीजनिंग की अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है तो। अगर आपको क्रिटिकल रीजनिंग का क्लास चाहिए तो कमेंट में बताइएगा, मैं क्रिटिकल रीजनिंग का फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आप सभी के लिए क्रिटिकल रीजनिंग का क्लास लेकर आ जाऊंगा। अच्छे से मैं आपको जम का प्रैक्टिस कराऊंगा, डेली 10 से 20 क्वेश्चन आप बोलिएगा तो मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। बस मैं आपका रिजल्ट चाहता हूं, आपको इस बार एग्जाम क्रैक करना ही करना है। अब नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं, जिससे बहुत ज्यादा डर लग रहा है स्टूडेंट को, माथा खराब हो जाता है इस पार्ट के चक्कर में, ठीक है। पहले तो बस इतना ही था, अब और चीजें ऐड हो गई हैं। कैसे क्या करना है देखिए, 50 मार्क्स है ना, मैं आपको बता दूं कि 50 आउट ऑफ 50 तो भूल जाइए आप अभी, ठीक है, क्योंकि कैसा क्वेश्चन क्या आएगा इसका ना कोई नहीं जानता है, कोई एजुकेटर कोई आपको नहीं बता पाए क्वेश्चन क्या आएगा। सबसे पहली बात, कुछ नया ऐड होता है तो वो टफ नहीं होता है, मैं आपको बता दूं, उससे इजी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये आरबीआई सर्कुलर जो इंक्लूड हुआ है, फाइनेंशियल अवेयरनेस यूजिंग इंक्लूडिंग आरबीआई सर्कुलर, इसके क्वेश्चन आपके अच्छे खासे बनेंगे और आसान लेवल के बनेंगे, तो इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस करना है, साथ साथ करंट अफेयर्स करना है। कहाँ से करेंगे तो पीडीएफ से करिएगा, बहुत ही बढ़िया आपको कंटेंट यहाँ पे मिल जाएगा, कोई भी पीडीएफ सोर्स से, ठीक है। और इसकी प्रैक्टिस आप अच्छे से करिएगा। पीडीएफ क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि टाइम आपका कम लगता है पीडीएफ में, या फिर क्विजेस के फॉर्म से करिएगा तो। बाकी अगर आप वीडियो फॉर्म में करने जाइएगा तो अगर आप बिगनर तो आप वीडियो फॉर्म से कर सकते हैं, टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा लेकिन समझ में आपको आएगा। अगर आप पीडीएफ नहीं समझ पाते हैं तो ही वीडियो पे जाइएगा, अगर पीडीएफ समझ ले रहे तो पीडीएफ और क्विज के बदौलत आप एग्जाम निकाल सकते हैं आराम से। आपका 15, 18, 20 नंबर आएगा अगर आप ठीक ठाक प्रैक्टिस कर लेंगे। तो अभी भी 40 दिन का समय है, लग के करना होगा आपको, ठीक है। इसका अगर आपको डिटेल में प्लान चाहिए, किसको फॉलो करना चाहिए, किन एजुकेटर को फॉलो करना चाहिए, सारा कुछ मैं डिटेल में प्लान अगर आप चाहते हैं तो मैं डिटेल में प्लान आपको बनाकर दे दूंगा। बाकी आप टेलीग्राम ग्रुप विजिट कर सकते हैं, वहां पे मैं आपको सारा अपडेट दे दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। इसके लिए भी आप गाइडली का क्विज आता है करंट अफेयर्स का, स्मार्ट क्विज, उसको ले सकते हैं, वहां से क्वेश्चंस आते हैं। कुछ क्वेश्चन आपको देखिए पूरा का पूरा 50 क्वेश्चन आपको कहीं एक जगह पे नहीं मिलेगा, या मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो 50 क्वेश्चन आएंगे ऐसा नहीं किसी एक प्लेटफॉर्म से आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ 20 से 22, 25 क्वेश्चन अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है तो इतना क्वेश्चन आपका आएगा जिसमें से आप स्कोर कर पाएंगे अच्छा खासा। तो इसकी भी प्रैक्टिस आपको जम के करनी है, आज से अभी से आपको शुरू कर देना प्रिपरेशन, ये नहीं कल से परसों से या रिजल्ट आने के बाद। रिजल्ट का तो वेट करिएगा मत, आपके रिजल्ट आने के बाद हम प्रिपरेशन शुरू करेंगे, ऐसा रहेगा तो आपको 10 से 12 दिन टाइम मिलेगा, इतना फिर आप कुछ नहीं कर पाइएगा। अभी से लगिए, एग्जाम क्रैक करिए। आपका मेन अब लक्ष्य होना चाहिए आईबीपीएस पीओ मेंस क्रैक करना है। इस बार जॉब चाहिए आप तो देखिए मात्र आप 2 सीढ़ी दूर हैं, आपने एक पड़ाव पार कर लिया है, ठीक है। जिनका अच्छा अटेम्प्ट है आप अपना अटेम्प्ट कमेंट सेक्शन में, अपना एक्सपेक्टिंग स्कोर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।
मैं आपको बता दूं जितने भी ना 48 प्लस वाले हैं ना अटेम्प्ट वाले, सभी लोग मेंस की तैयारी करना शुरू कर दिया। 45 या अगर आप अटेम्प्ट छोड़ दिए इसका तो मैं बात ही नहीं करूंगा। अगर आप प्री के लिए बैठे हैं ना, मेंस की प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। कोई मैं नंबर आपको यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ, अगर आपने प्री दिया है मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब रिजल्ट आएगा और आपको पता चलेगा आपका एग्जैक्ट मान कट ऑफ गया है 48 और आपका स्कोर आ गया है 48 और आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, नॉर्मलाइजेशन में थोड़ा मार्क्स बढ़ के आपका अगर स्कोर कट ऑफ जितना ही आ गया है ना, फिर आप पछताएंगे काश मैंने पहले प्रिपरेशन कर ली होती तो आज मेरा एग्जाम क्रैक हो गया होता। आज 10 दिन 12 दिन में कोई स्ट्रेटेजी सर्च नहीं कर रहा होता मैं, या कर रही होती। ठीक है, ये भूल जाइए कि लास्ट के 10-15 दिन में आप एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। अभी आपके पास 40 दिन है, अभी जाग जाइए, जाग के प्रैक्टिस करिए, अच्छे से आप प्रैक्टिस करें, आपका एग्जाम जरूर से क्रैक होगा। बात करें सोर्सेज की तो आप गाइडली का बंडल पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। बाकी सारे इंपॉर्टेंट सोर्सेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 20 होल कूपन कोड लगाइए, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। गाइडली को जरूर देखिएगा, देखिए इसका नाम ही काफी है, आपको सारा कुछ यहीं पे मिल जाएगा, पीडीएफ, क्विज, मॉक टेस्ट, सारा कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब देखिए इतना तो हो गया, इसके बाद बारी आती है फुल लेंथ मॉक टेस्ट की। ठीक है, इसके लिए क्या करें, फुल लेंथ मॉक के लिए क्या करें? देखिए अभी कम से कम वीक में 1 से 2 आपको मॉक टेस्ट लगाना है। ठीक है, मॉक टेस्ट किस तरह से लगाना है? एक मॉक टेस्ट आप पूरा एग्जाम वाला फील लेके पूरा का पूरा टाइम देकर सॉल्व करेंगे। ठीक है, पूरा मॉक टेस्ट बनाएंगे आप, ऐसा नहीं कि मॉक सबमिट करें शुरू में, ऐसा नहीं करना है। पूरा एक एक सेक्शन आपको पूरा टाइम देकर अटेम्प्ट करना है, नो गेस वर्क, याद रखिएगा। और जब आपका मॉक सबमिट हो जाए, जो भी आपने स्कोर किया, परसेंटाइल किया, उसे कॉपी पे कहीं नोट कर लीजिएगा। ठीक है, फिर इसकी बारी आती है एनालिसिस की। जम के एनालिसिस करिए, जो क्वेश्चन नहीं बने, गलत बने, 2 बार बनाना है आपको। जो क्वेश्चन इंग्लिश में एरर वोकैब के नहीं बने, गलत बने, कॉपी पे लिख के रिवाइज करना है आपको। एक मॉक आपको बस सबमिट कर देना है। ठीक है, ये किस लिए? क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। एक वीक में 2 मॉक देना अभी स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा आपका, तो एक वीक में एक मॉक दीजिए, एक मॉक को सबमिट करके उससे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। ठीक है, फिर धीरे धीरे जब एग्जाम में आपके 30 दिन रह जाएंगे तो वीक में पूरा का पूरा 2 मॉक लगाइएगा फुल लेंथ, और बाकी एक मॉक सबमिट करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, देन फिर जब 20 दिन रह जाएंगे वीक में 3 मॉक कर दीजिएगा, फिर लास्ट के दिनों में ज्यादा मॉक नहीं लगाइएगा। ठीक है, इस स्ट्रेटेजी से मॉक लगाइएगा, आपका एग्जाम जरूर से क्रैक होगा। इसके अलावा कोई भी आपको डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको दिए गए हैं, 20 वाल कूपन कोड लगा के आप परचेज कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।